अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो विक्टोरियन एज से रिलेटेड है, जिसमें हम एक विक्टोरियन राइटर थॉमस कराइल के एक ऐसे पास्ट एंड प्रेजेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थॉमस कराइल के बारे में बता दूं तो ही वाज अ स्कॉटिश राइटर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन एंड टीचर। थॉमस कराइल जो है उन्होंने ज्यादातर वर्क अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेबर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए ही लिखे हैं। थॉमस कराइल का ये जो वर्क है पास्ट एंड प्रेजेंट, बेसिकली ये विक्टोरियन एज में लिखा गया था और वहीं पब्लिश हुआ। ये वर्क 1843 में लिखा गया। बेसिकली थॉमस कैरल का ये जो वर्क है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है बिजनेस ओनर्स का। यहाँ पर थॉमस कैरल जो है वो बिजनेस ओनर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। कैरल हमें कहते हैं कि जो ग्रीड है बिजनेस ओनर्स की, बिजनेस ओनर्स का जो लालच है, एलीट क्लास का जो लालच है, वो उनके डाउनफॉल की वजह बनता है। बेसिकली जो बिजनेस ओनर्स हैं वो खुद को अमीर करने में लग जाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वो गुर्बत की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर कैराइल हमें माइडस की एग्जांपल देते हैं। माइडस जो है वो एक ग्रीक मैन था, ग्रीक माइथोलॉजी से रेफरेंस लिया गया है। यहाँ पर कैराइल ने लिया है कि माइडस वो इंसान था कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाता था वो सोने में कन्वर्ट हो जाती थी, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती थी। तो ऐसे में वो खाने पीने के लिए जिस भी चीज को हाथ लगाता था या फिर वो अपने किसी फैमिली मेंबर कुछ होता था तो वो भी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता था, जिसकी वजह से वो एंड में अकेला रह गया था और भूख से ही मर गया था। तो ऐसे में यहाँ पर वो माइडस की एग्जाम्पल देते हैं कि माइडस जो है यहाँ पर वो रेफर करता है तमाम बिजनेस ओनर्स को कि वो खुद को इलीट करने के चक्कर में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि वो उनकी डाउनफॉल का सबब बनता है। देन हमारे पास जो है सेकंड पॉइंट हीरो का है। यहाँ पर हमें कैराइल बताते हैं कि बेसिकली एक आइडियल हीरो को कैसा होना चाहिए। थॉमस कैराइल हमारे सामने एक आइडियल हीरो की इमेज को पोर्ट्रे करते हैं। यहाँ पर वो एग्जांपल देते हैं एबॉट सैमसन की। एबॉट सैमसन जो है वो भी एक ग्रीक मैथोलॉजी है। ये एक मंक था मेडिवल एज के अंदर। यहाँ पर कहा जाता है कि एक मंक था मेडिवल एज में जिसको चार्ज दिया गया था एक चर्च का कि भाई तुमने अब एक चर्च का ख्याल रखना है। और वो जो चर्च थी वो बहुत बुरी हालत में थी कि उसकी छत से पानी टपक रहा था और उसकी दीवारों के ऊपर बहुत ज्यादा गंदगी जमा थी। और ये सब हालत उसकी क्यों हुई थी? क्योंकि एबॉट सैमसन से पहले जिस मंक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या उस मंक से पहले जिन मंक्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी उन्होंने सही तरीके से उस चर्च की केयर नहीं की और उन प्रीवियस अथॉरिटीज की केयरलेसनेस की वजह से आज चर्च इतनी ज्यादा बेहाल हो चुकी थी। कैराइल कहते हैं कि बेसिकली जो एबॉट सैमसन है उसने चर्च को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया और चर्च को एक प्रॉपर रिलीजियस स्पॉट की तरह, एक हेवन की तरह लोगों के सामने पोर्ट्रेट किया कि जहाँ पर लोग आकर अपनी परेशानियों को, अपनी टेंशंस को शेयर कर सकें। देन जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एजेंडा। बेसिकली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एजेंडा में दो सिचुएशंस बताई गई हैं कि जो टैक्सेस है ना, जो एक रिस्ट्रिक्शन है वो वर्किंग क्लास को क्रश कर देती हैं और जो इलीट क्लास है ना वो एक्सप्लॉइट हो रही है इन टैक्सेस की वजह से। यहाँ पे ये बात की गई कि जो लॉ है, जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन किसके लिए? मिडिल और लोअर क्लास के लिए। लेकिन जो इलीट क्लास है, जो अपर क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, उनके लिए जो लॉ सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा ईजी है। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो अपने बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए भी बहुत स्ट्रगल कर रही है और जो अपर क्लास है उसको सब कुछ प्लेट में मिल रहा है। तो ऐसे में ये जो हमारी क्लास डिफरेंस है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो डिस्टिंक्शन है ना हमारी सोसाइटी में, कहीं ना कहीं यही हमारी सोसाइटीज के डाउनफॉल का काज बनती है। देन फोर्थ पॉइंट हमारे पास है रेमेडीज टू इम्प्रूव द सोसाइटी। यहाँ पे ये बात की गई है कि जो एक ट्रू मैन है ना उसके हाथ में गवर्नमेंट दी जाए। जैसे कि हमें बताया गया था कि एबॉट सैमसन जो है उसको चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी सेकंड पार्ट के अंदर। यहाँ पे यही बात की गई है कि जो ट्रू मैन हो, जो रियल मैन हो, जो अपने फर्ज को निभाना जानता हो, उसी को ही गवर्नमेंट दी जाए ताकि वो सही तरीके से उस अथॉरिटी का यूज कर सके। ऐसा ना हो कि अथॉरिटीज की मिसयूज की वजह से सोसाइटीज जो है वो अपने डाउनफॉल की तरफ चली जाए। और कुछ लिबरल लॉज बनाए जाए, यानी कि ऐसे टैक्स, ऐसी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाए जो सबके राइट्स की प्रोटेक्शन करे। ऐसा ना हो कि जो इलीट क्लास है वो एक्सप्लॉइट करे बाकियों के राइट्स को। तो इस तरह की बात की गई थी कि लेबर लॉज जो है उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। अगर हम अपने इस एस्से के इंपॉर्टेंट थीम की बात करें तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट थीम है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि आप हिस्ट्री को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो आपका पास्ट है, आपको उसको हमेशा अपनी नजर में रखना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रेजेंट को शेप करते हो और अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो। देन जो सेकंड थीम है हमारे पास है वो है डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज। कि बेसिकली जब हम ट्रेडिशनल वैल्यूज को डिक्लाइन कर देते हैं, उनका फॉल कास्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मॉडर्निटी की तरफ जाते हैं और ऐसे में जो है फिर हमारी एक स्पिरिचुअलिटी, जो मोरालिटी है वो खत्म हो जाती है। तो हमें अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज और अपनी मॉडर्निटी को एक साथ रखना चाहिए। देन हमारे पास यहाँ पे रोल ऑफ हीरोज एंड ग्रेट मैन बताया गया कि बेसिकली जो रियल हीरो है, जो ग्रेट मैन है, वो किस तरीके से हिस्ट्रीज को शेप करते हैं। उन्होंने ये बताया कि बेसिकली जो पावर है, जो एक सोसाइटी का होल्ड है, वो कैसे इंसान को देना चाहिए। देन यहाँ पे हमारे पास द टेंशन बिटवीन प्रोग्रेस एंड ट्रेडिशन भी दिखाई गई है कि किस तरीके से प्रोग्रेस होने के साथ साथ जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो जाया होते जा रहे हैं। तो एक आइडियल मैन को चाहिए कि वो उन ट्रेडिशंस को होल्ड करके रखे और उन ट्रेडिशंस के साथ ही प्रोग्रेस करे। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम जो है वो है द नीड ऑफ स्पिरिचुअल रिन्यूअल, कि हमें खुद को स्पिरिचुअली रिन्यूड करना होगा।
होगा, खुद को स्पिरिचुअली रीबर्थ करना होगा कि अगर हमारा स्पिरिचुअल रीबर्थ होगा तभी हमारी सोसाइटी सही तरीके से प्रोग्रेस कर सकती है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोग्रेस विदाउट द स्पिरिचुअल रिन्यूअल। देन हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है मॉडर्निटी को, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, रेवोल्यूशंस के बाद मॉडर्निटी इतनी पीक पर चली गई कि जो हमारी रियल लाइफ थी, जो हमारे रियल ट्रेडिशंस थे, जो हमारी बेसिक स्पिरिचुअलिटी थी, बेसिक मोरालिटीज थी, हमने उनको भी निग्लेक्ट कर दिया। और यहाँ पर बताया गया है कि बेसिकली हमें सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, बेसिकली वो सोशल रिफॉर्म्स जो हमारे लोगों की, हमारी सोसाइटी के लिए वेल साबित हो सके। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस essay by Kerail. I tried my best. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.